हाँ बेटा देखो, आज हम आप लोगों को फ्लेमिंगो का पहला पाठ पढ़ने जा रहे बेटा। क्या नाम है मालूम ना? क्या नाम बताइए? द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। एक चीज बेटा, यहाँ पर हम आपको हिंदी में पूरी कहानी आज सुनाने जा रहे हैं बेटा। हिंदी में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ना है तो पाठक के ऐप पर जाइए, वहाँ आपको सब कुछ सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। केवल इस पर हम आपको हिंदी बताने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन की। ठीक है। इस पाठ को लिखा है बेटा अल्फॉन्स डाउट ने, जो फ्रांस के एक महान उपन्यासकार और कहानीकार। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से लेखक ने बहुत सारे उपन्यास और बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। यह पाठ लेखक का खुद का अनुभव है, सेल्फ एक्सपीरियंस है। बात समझ? आपको मालूम होगा कि 1870 और 1871 ईस्वी में जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में जर्मन के सिपाहियों ने फ्रांस के 2 जिले एल्सास और लारेन पर कब्जा कर लिया। उस युद्ध का वहां की जनता पर, वहां के बच्चों पर, वहां की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी को आधार मान करके यह पाठ लिखा गया था। ठीक है। अभी जैसे बताया कि दिस लेसन इज द सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर अल्फॉन्स डाउट, खुद का अनुभव है। लेखक का बचपन का नाम फ्रेंच था बेटा। क्या था? फ्रेंच। तो पाठ शुरू करें। पाठ की विषय वस्तु है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। सारे विकास का माध्यम जो है अपनी भाषा होती है। तो शुरू करें। पक्का तैयार हो सुनने के लिए? हाँ, गुड। यह पाठ जो है, पाठ यह है कि जब लेखक अल्फॉन्स डाउट, जिसका बचपन का नाम फ्रेंच था, एक बच्चा था, एक दिन वह स्कूल जा रहा था। सुबह के समय स्कूल जब जा रहा था तो उसे देर हो गई थी, इसलिए वह बहुत घबराया हुआ था। कौन? बच्चा, लेखक। और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके गुरुजी यन हेमेल उस दिन, एक दिन पहले बच्चों से कक्षा में कहे थे कि कल मैं आप लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न करूंगा, प्रश्न पूछूंगा। दुख इस बात का था कि लेखक को पार्टिसिपल के बारे में ABCD भी नहीं मालूम था, क ख ग घ भी नहीं मालूम था। उसे पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं मालूम था, जानता ही था, कुछ जानता नहीं था। तो जिस समय वह रास्ते में जा रहा था, उसने एक योजना बनाई। योजना के तहत उसने उस दिन स्कूल में गोला मारने का निर्णय लिया। गोला मारना जानते हो ना? यानी कि स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन आकाश साफ था, सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था, वातावरण गर्म था और पेड़ की चोटियों पर बैठे हुए पक्षी गुनगुना रहे थे, चहचहा रहे थे, गीत गा रहे थे। रास्ते में एक आरा मिल पड़ती थी। आरा मिल के पीछे, आरा मशीन के पीछे एक खुला हुआ मैदान था। उस खुले हुए मैदान में प्रूसियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। क्या करते? परेड कर रहे थे। तो एक छोटे से बच्चे की निगाह में यह सारी चीजें ज्यादा आकर्षक थीं, ज्यादा मनमोहक थीं, ज्यादा लुभावनी थीं
पार्टिसिपल के कठोर नियमों की अपेक्षा। इसलिए लेखक ने निर्णय लिया कि वह आज स्कूल में गोला मारेगा और चौकस प्राकृतिक सौंदर्य का क्या लेगा, आनंद लेगा। लेकिन एक तरह मेरा लेखक आत्मनियंत्रण वाला लड़का था, सेल्फ कंट्रोल था उसके। किसी तरह से उसने अपनी भावनाओं को अपने बस में किया और वह स्कूल की ओर जल्दी जल्दी जाने लगा। इतनी बात समझ। जिस समय वह टाउन हॉल के पास से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। उस लेखक हरामी पीस था, पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था। अरे बाद में विद्वान बना यार, जो शुरू में हरामी पीस होते हैं वही बाद में विद्वान बन जाते हैं। तुलसीदास, कालिदास सब सुना होगा हमारी भाषा में। तो लेखक पढ़ने में होशियार नहीं था। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी हुई भीड़ को देखकर लेखक रुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से कोई सुखद समाचार नहीं आया था, केवल दुखद समाचार ही आए थे। जैसे युद्ध के हारने का समाचार, अधिकारियों के आदेश का समाचार, सूखे का समाचार, इसके अरे एरिया में सूखा पड़ गया इसका समाचार। इसके अलावा उस बुलेटिन बोर्ड से पिछले 2 सालों से कोई सुखद समाचार प्रकाशित नहीं हुआ था। इसलिए लेखक रुका नहीं। बिना रुके हुए उसने अपने आप से प्रश्न किया कि यार अब की बार कौन सी बात है, क्या कारण है कि लोग यहां भीड़ लगाए खड़े। लेकिन फिर वह रुका नहीं। तो जब वह बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजर रहा था, पाठक नहीं, कौन, अल्फांस डाउड, जिसका नाम क्या था, फ्रेंच। जिस समय वह बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि उस भीड़ में एक लुहार था जिसका नाम वाचर था। क्या था? वाचर। वह अपने शिष्य के साथ बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित समाचार को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। जैसे ही वाचर ने लेखक को तेज गति से चलते हुए देखा, स्कूल की ओर जाते हुए देखा, तो उसने पीछे से बुलाया, ए बच्चे रुक जाओ, और लेखक को सलाह दिया। वाचर ने लेखक को सलाह दिया कि बहुत जल्दी जल्दी न चलो, नहीं तभी पता लगा रास्ते में कोनो कंकड़ पड़ जाएगा तो मोकड़ा छाप गिर जाओगे। आराम से जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है, आराम से पहुंच जाओ। लेखक ने सोचा कि हरामी पीस मेरा मजाक उड़ा रहा। उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और वह तेज गति से चलना जारी रखा। इतने में हाँफते हुए वह स्कूल के बगल में यम हेमेल का जो छोटा बगीचा था, यम हेमेल अध्यापक थे वहां पे स्कूल में, यम हेमेल का जो छोटा सा बगीचा था वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो हाँफ रहा था। पूरी बात सुनो। जब लेखक वहां पहुंचा, कहां, बगीचे के पास, इसके पहले जब वहां पहुंचता था, आज के दिन के पहले जब वहां पहुंचता था बगीचे के पास, तो उसे पता लग जाता था कि स्कूल आज खुला हुआ है। कारण कि सुबह के समय स्कूल के आसपास का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा रहता था। वह शोरगुल गलियों तक सुनाई देता था, यानी कि यम हेमेल के बगीचे तक सुनाई देता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने की आवाज, छोटे छोटे बच्चे अपने कान के ऊपर अपने हाथ को रख करके जोर जोर से वही अल्फाबेट, यानी चच्चा चिच्ची चुच्चू चेचे चोचो चंच कक्का किक्की कुकू के कोको कंक, यानी कि अपना उच्चारण किया करते थे ताकि वह अपने पाठों को अच्छे ढंग से समझ सके। और यम हेमेल अपने लोहे की छड़ी को टेबल पर पटका करते थे। इन सारी आवाजों से सुबह के समय स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा रहता था। इसी शोरगुल का सहारा लेकर लेखक बिना दिखे हुए अपनी कक्षा में घुस जाया करता था, अपनी सीट पर बैठ जाया करता था। लेकिन उस दिन कुछ बात दूसरी थी। उस दिन पूरे स्कूल में शांति ही शांति थी, पूरा शांत माहौल था।
ऐसा लग रहा था मानो कि आज संडे की सुबह हो। जिस प्रकार से संडे के दिन सुबह के समय बहुत शांति होती है। क्यों? क्योंकि लोग देर रात तक काम करते हैं और सुबह के समय देर तक सोते हैं। तो पूरे स्कूल में संडे की सुबह जैसी शांति थी। अब लेखक क्या करे? लेखक ने खिड़की के माध्यम से अपनी निगाहों को कक्षा के अंदर फेंका तो उसे पता लगा उसके साथीगण पहले से कक्षा में बैठे थे। देर इन्हीं को हुई थी, पाठक को, लेखक को। लेखक को देर हो गई थी और उसके गुरुजी अपने बांह के नीचे अपने लोहे की छड़ी को दबाकर कक्षा में अप डाउन कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। अब लेखक के सामने कोई रास्ता ही नहीं था, क्या करे? तब क्या करे? अब कोई रास्ता नहीं था तो उसने कक्षा के दरवाजे को खोला और अपने आप को सभी के सामने कक्षा में प्रस्तुत कर दिया। जिस समय उसने अपने आप को कक्षा में प्रस्तुत किया वह बहुत डरा हुआ था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब पूछो क्यों? क्योंकि डरा इसलिए था क्योंकि उसे पार्टिसिपल का ABCD भी नहीं मालूम था, क ख ग घ भी नहीं मालूम था। और शर्मिंदा इसलिए हुआ उस दिन उसे क्या हो गई थी? देर हो गई थी और सभी लोग जान गए थे। न जानते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जान गए थे इसलिए बहुत शर्मिंदा था कि देर हो गई है, इसलिए गुरुजी ठोकेंगे। लोहे छड़ी हाथ में लिए हैं और पार्टिसिपल एको नियम नहीं आता है, अगर पूछ लिया तब भी भूखे जाएंगे, यह कारण था। लेकिन जैसे ही लेखक कक्षा के अंदर प्रवेश किया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने लेखक फ्रेंच को देखा और कहा, बेटा आगे ऐसा करो कि तुम जल्दी से जा करके अपनी सीट पर बैठ जाओ, या तुम्हारे बिना ही हम लोग कक्षा शुरू करने जा रहे थे। जो अध्यापक जरा सा अनुशासनहीनता पर बूक देता था, लोहे की छड़ी से कस के उड़ाता था, आज वह इतनी विनम्रता से बोल रहा है। तो अध्यापक की जुबानी इन विनम्र शब्दों को सुनने पर लेखक प्रोत्साहित हो गया और तुरंत अपनी सीट को लांघ करके अपनी जगह पर बैठ गया, अपनी बेंच को लांघ करके अपनी सीट पर बैठ गया। कौन? लेखक। इसके पहले कि वह अपने भय को अपने बस में कर पाता, उसने देखा उसके गुरुजी उस दिन यार विशेष प्रकार का चौकस कपड़ा पहन के आए थे। वह एक हरे रंग की सुंदर सी कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एक छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे जिस पर अच्छे ढंग से कढ़ाई की गई थी। वह इस प्रकार का कपड़ा रोज नहीं पहनते थे, वह विशेष अवसरों पर स्कूल में इस प्रकार का कपड़ा पहन करके आते थे। जिस दिन स्कूल का निरीक्षण करना होता था उस दिन, या जिस दिन इनाम वितरण का दिन होता था, इन्हीं अवसरों पर वह इस प्रकार का विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके आते थे। लेकिन आज विशेष प्रकार का कपड़ा पहने हैं, इससे लेखक का आश्चर्य बढ़ गया। लेखक का आश्चर्य दुगना हो गया जब उसने देखा कि कक्षा के पीछे वाली सीट पर, जो हमेशा कक्षा की पीछे वाली बेंचें जो हमेशा खाली रहा करती थी, उस पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर के बैठे हुए थे। उन गांव वालों में एक बूढ़ा किसान था, बूढ़ा हाउसर, बूढ़ा किसान, जो तिकोनी टोपी पहने हुए बैठा था। पूर्व मेयर साहब आकर के बैठे थे, पूर्व डाकिया महोदय आकर के बैठे थे और बहुत सारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग कक्षा की पीछे वाली बेंच पर आकर के बैठे थे। वह सभी बहुत दुखी थे, उनके चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं था, वह साक्षात दुख की प्रतिमूर्ति बने हुए थे। वह लोग उतने ही शांत बैठे थे जितना शांत की बच्चे बैठे थे। सभी शांत बिल्कुल बैठे थे चौकस। बूढ़ा हाउसर
अपने साथ अपनी जबानी वाली किताब ले आया था, क्योंकि उस किताब के किनारे जो है बिल्कुल पन्ने मुड़े हुए थे। वह उस किताब को घोलकर अपने घुटनों पर रखा था और उस खुली हुई किताब पर उसका भारी भरकम चश्मा पड़ा हुआ था। इसको देख करके लेखक आश्चर्यचकित रह गया। जिस समय लेखक यह सारी चीजें देख करके स्तंभित रह गया, उसी समय उसको पता लगा कि उसके गुरुजी यम हेमेल जा करके अपनी कुर्सी पर क्या हो गए, बैठ गए। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रिय भाषा में यम हेमेल ने कहना शुरू किया कि मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, क्योंकि बर्लिन, जर्मन की राजधानी क्या है, बर्लिन। बर्लिन से एक आदेश आया है कि कल से एल्सास और लारेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आएगा, आप लोगों को जर्मन भाषा पढ़ाएगा। मैं यह चाहूंगा कि आज आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनें। अध्यापक यम हेमेल की जुबानी इस प्रकार के कथन को सुन करके लेखक फ्रेंच ने अपना माथा पीटा और कहा, अच्छा तो ये बात है। यह समाचार बुलेटिन बोर्ड पर छपा हुआ है, तभी वहां पर लोग भीड़ लगाए खड़े हुए थे। उस समय लेखक को पता लगा कि बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग भीड़ लगाए क्यों खड़े हुए थे। उस समय लेखक को पता लगा। यह आज लेखक सोचता है कि यह आज उसका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, यानी उसकी जिंदगी तो हो गई कूड़ा। उसे न तो फ्रेंच भाषा लिखना आता है और न ही बोलना आता है, न ही पढ़ना आता है। उसे अब यहीं पर अपनी शिक्षा रोकनी पड़ेगी। अरे जब अपनी भाषा नहीं आती तो जर्मन भाषा कहां से आएगी यार। उसे अब यहीं अपनी लिखाई पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। अब वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता। लेखक महसूस करता है उसकी भी तो गलती है, उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। पढ़ने के समय वह जाता था, पक्षियों के अंडों को खोजता था। सार नामक एक नदी है, उस नदी के किनारे जाकर बालू में फिसलने में अपना समय बर्बाद करता था। तो वह तो अब कुछ कर नहीं सकता, उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब वह फ्रेंच भाषा नहीं आती, जर्मन भाषा कहां से आएगी। वह इतिहास और ग्रामर की किताबें जो थोड़ी देर पहले तक लेखक को बकवास लगती थीं, ढोने में बोझ लगती थीं, अब उसकी सच्ची दोस्त बन गई, सबसे पुरानी मित्र बन गई। अब वह अपने मित्रों का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, यानी कि लेखक अब फ्रेंच भाषा पढ़ना चाहता था। जब लेखक ने सोचा यार कल गुरुजी स्कूल में मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब अध्यापक की जरूरतें नहीं थी, यहां से जाएंगे। हमारी बात सुनो ना। तो जब लेखक ने सोचा कि गुरुजी से कल से मुलाकातें नहीं होगी अब, तो ऐसे समय में लेखक ने महसूस किया, लेखक गुरुजी के उस विचित्र स्वभाव को भूल गया, जिसके तहत जब जरा सी गलती पर डंडा लेकर के, लोहे की छड़ी लेकर के उसको उड़ाते थे। वह उनके उस विचित्र स्वभाव को क्या कर गया, भूल गया। तब लेखक को पता लगा, उस समय लेखक को पता लगा कि उसके गुरुजी उस दिन विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के क्यों आए थे। क्यों? क्योंकि यह विशेष दिन था, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा का आज अंतिम दिन था। फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था, फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन था। इस उपलक्ष्य में वह आज विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके आए थे। तब लेखक को पता लगा कि कक्षा के पीछे वाली बेंचों पर बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर के क्यों बैठे। वह सारे लोग दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी वे स्कूल बेचारे गए नहीं थे, आज स्कूल आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वह यम हेमेल की 40 साल की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। वह सभी वहां पर इसलिए इकट्ठा हुए थे
कि वह उस देश के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करना चाहते थे जो देश आज उनका नहीं था, गुलाम बन गए थे। जिस समय लेखक इन सारी बातों को सोच रहा था, उसने यम हेमेल की जुबानी अपने नाम को सुना, यानी कि यम हेमेल ने इनके नाम को बुलाया कक्षा में। यम हेमेल की जुबानी यानी कि अपने अध्यापक यम हेमेल की जुबानी अपने नाम को सुनने पर लेखक खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसे पार्टिसिपल के नियम को सुनाने की बारी थी। दुख इस बात का था कि लेखक को पार्टिसिपल का क ख ग घ भी नहीं मालूम था। उस समय लेखक महसूस करता है कि काश आज मैं अपने गुरुजी के सामने पार्टिसिपल के कठोर नियमों को साफ साफ स्पष्ट भाषा में बिना किसी हिचक के अगर बता लेता तो मैं अपने आप को न्यौछावर करने के लिए क्या था, तैयार था। लेकिन दुख इस बात का था कि लेखक महोदय को पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वह शर्मिंदा हो, वह डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा, सर झुकाए हुए। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। वह अपना चेहरा अपने मित्रों के बीच दिखाने काबिल नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। पहले ही शब्द पर वह घबरा गया, उसके जुबान बंद हो गई, वह कुछ कह नहीं सका। यम हेमेल ने लेखक फ्रेंच से कहा कि बेटा बैठ जाओ, मैं आज न तो तुम्हें डांटूंगा और न ही मारूंगा, क्योंकि तुम खुद ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो। लेकिन सच्चाई यह है कि बेटा हम लोग अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आज नहीं हुआ तो यह काम कल कर लेंगे, लेकिन हम अपने पाठ के याद करने वाले काम को कल के लिए टाल देते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब, पढ़ा होगा। यानी कि आप विद्यार्थी हो, आपको सिखा रहे बेटा कि आप अपने आज के काम को कल पर न टालना, नहीं तो बैक देर लग जाएगा, जीवन में विकास नहीं कर पाओगे। एक एक पाठ जो है, एक एक लाइन आपको सीख देती है। यम हेमेल कहते हैं कि बेटा सच्चाई यह है कि हम पूरे एहसास के लोग सही समय पर काम नहीं करते हैं और अपने काम को कल के लिए टाल देते हैं। परिणाम यह है कि आज यह स्थिति हो गई है कि तुम्हारी जुबान पर पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं है। इसके लिए तुम ही दोषी नहीं हो। अब जो विदेशी लोग आए हैं, जर्मन लोग यहां आए हैं, उनके पास यह अधिकार होगा कहने के लिए कि यार तुम जब फ्रेंच भाषा न तो बोल पाते हो, न लिख पाते हो, न पढ़ पाते हो, तो किस चीज के फ्रांसीसी, चलो जर्मन भाषा सीखो। यानी तुम लोग फ्रांसीसी बनने का ढोंग रचते हो, वास्तव में फ्रांसीसी नहीं हो। यह बात उनको कहने का अधिकार होगा। लेकिन फ्रेंड्स, तुम ही इसके लिए दोषी नहीं हो। इसके लिए पूरे एहसास में रहने वाले लोग सभी दोषी हैं। यह हेमेल कहते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं कि बेटा फ्रेंच, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि तुम जाओ किसी मिल में अथवा किसी खेत में काम करो, ताकि थोड़ा पैसा और आ सके परिवार के भरण पोषण के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। यानी तुम्हारे मम्मी पापा भी इस बात के लिए क्या है, दोषी हैं। तो मैं भी दूध का, यह हेमेल कहते हैं कि मैं भी दूध का धुला रही हूं, मैं भी हरामी पीस हूं। अच्छा बताओ, जब तुम लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे तो मैं ये नहीं कह देता था कि जाओ बच्चा बगीचे में पौधों को पानी दे आओ, कहते थे ना। इसका मतलब मैं भी दोषी हूं। जिस दिन मुझको मछली पकड़ने का शौक चढ़ जाता था, उस दिन मैं तुम लोगों से कह देता था कि जाओ बेटा आज छुट्टी है स्कूल में, कह देता था कि नहीं। इसका मतलब इसके लिए, अरे भाई हम यहाँ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, तो बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए भेज रहे हो। पाठक होते उनकी जगह तो उठाते गुम्बा, मारते खोपड़ी लाल हो जाती। पूरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब
यम हेमेल स्वीकार करते हैं कि मैं भी इस बात का दोषी हूं। इसके बाद एक बात ने दूसरी बात का पीछा किया, यानी बात आगे बढ़ी। यम हेमेल ने फ्रेंच भाषा की भूरी भूरी प्रशंसा की। यम हेमेल के अनुसार फ्रेंच भाषा इस संसार की सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे साफ सुथरी और सबसे तर्क संगत भाषा है। इसलिए हम सभी को अपनी भाषा को अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, अपने बीच अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। पूरी बात समझ। यम हेमेल कहते हैं कि यदि किसी देश के लोग गुलाम बन जाएं तो उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ करके रखना चाहिए। यदि वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़ करके रखते हैं तो उनके पास स्वतंत्रता के ताले की क्या होती है? चाबी होती है। जब चाहे ताला खोल, स्वतंत्र हो जाए। इसके बाद यम हेमेल ने कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया। व्याकरण पढ़ाना शुरू किया। किताब खोल करके उन्होंने व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। उस दिन यम हेमेल के पढ़ाने की कला को देखकर लेखक महोदय स्तंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो जो चीजें गुरुजी उस दिन कक्षा में पढ़ा रहे थे, एक एक चीज लेखक को खूब अच्छे ढंग से समझ में आ रही थी। लेखक ने सोचा कि यार इतने ध्यान से मैंने इसके पहले अपने गुरुजी की बात को कभी सुने नहीं। फिर लेखक ने सोचा कि यार इतने अच्छे ढंग से लगता है गुरुजी ने इसके पहले कभी पढ़ाया ही नहीं बेटा। हर गुरु जो है रोज अच्छे ढंग से कक्षा में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ने वाला भी होना चाहिए, सुनने वाला भी होना चाहिए। यानी कि गुरुजी की गलती नहीं थी, लापरवाह कौन था? लेखक। लेकिन आज उसके अंदर तमन्ना जग गई कि आज वह फ्रेंच भाषा खूब अच्छे ढंग से पढ़ रहा था। लेखक को ऐसा लगा कि मानो गुरुजी अपना सारा ज्ञान अपने विद्यार्थियों के दिमाग रूपी बाल्टी में एक ही बार में उड़ेल देना चाहते थे। पूरा खूब अच्छे ढंग से क्या क्या पढ़ाया। ग्रामर के पाठ के बाद छोटे छोटे बच्चों को सुलेख नहीं लिखा जाता? सुलेख, अरे यार कक्षा 1-2 में रहोगे तो सुलेख लिखाया गया होगा। सुलेख का काम करना था। तो गुरुजी यम हेमेल उस दिन अपने घर से विद्यार्थियों के लिए नई नई कापियां ले आए थे, सुलेख वाली। उन कापियों के ऊपर लिखा था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास, यानी उसी को नीचे उतारना था। वह कापियां कक्षा की प्रत्येक डेस्क पर पड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि डंडे से लटकती हुई वह कापियां फ्रांस का क्या हो झंडा। सारे विद्यार्थी अपने कार्य में व्यस्त थे, सब लिखने का काम कर रहे थे। पूरा हुश साइलेंस था कक्षा में। केवल कागज पर कलम के रगड़ की आवाज के अलावा कक्षा में और कोई आवाज नहीं आ रही थी। इतने में कुछ गोबरैले, अरे गोबरैला नहीं जानते यार, गोबर में जो पैदा होता है कीड़ा नहीं होता, कुछ गोबरैले खिड़की के माध्यम से कक्षा के अंदर आ गए। अब यहीं कक्षा में बैठे हो, पढ़ रहे हो, अगर कोनो एक कीड़ा आ जाए, भन्न भन्न करने लगे भौरा जैसे, तो सारे अरे गुरुजी ये क्या है, तो अब हल्ला करोगे। लेकिन गोबरैले तो आ गए, लेकिन कक्षा में कोई भी बच्चा उन गोबरैलों पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि नान लड़के जो कापी पर मछली के हुक को उकेर रहे थे, मतलब वे फ्रेंच भाषा लिखना नहीं जानते थे, कापी पर मछली के हुक, मछली पकड़ने के हुक को उकेर रहे थे, वे बच्चे भी उन गोबरैलों पर ध्यान नहीं दिए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे छोटे छोटे बच्चे भी फ्रेंच भाषा लिख रहे हों। ठीक है। इतने में लेखक ने कक्षा की छत पर
कबूतरों के कूं कूं की आवाज को, गुटरगों की आवाज को क्या क्या सुना। तो लेखक अपने आप से प्रश्न करता है, फ्रेंच छोटा लड़का है अभी, अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या जर्मन वासी जो यहां पर आए हैं वे इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गवाएंगे? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस संसार में किसी भी माई के बच्चे को किसी की भाषा को बदलने का कोई राइट नहीं। सारी बच्चे अपना काम कर रहे थे, लेखक भी अपना काम कर रहा था, लेकिन लेखक था हरामी की समय पहले आपको बता दिया। जिस समय वह लिखने का काम कर रहा था वह कॉपी के ऊपर से अपनी निगाहों को अपने गुरुजी की ओर फेंका तो उसे पता लगा कि उसके गुरुजी कुर्सी में बैठे हुए गाल पर हाथ लगाकर कक्षा की एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। ऐसे बैठे थे, ऐसे देखो, ऐसे कक्षा की प्रत्येक चीज को बहुत ध्यान से क्या कर रहे थे बेटा, देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे कक्षा की सारी वस्तुओं को अपने हृदय में आत्मसात कर लेना चाहते हो, अपने हृदय में फिट कर लेना चाहते हो। कल्पना करो कि गुरुजी यमहमेल 40 साल से एक ही स्थान पर पढ़ाते रहे थे, नो ट्रांसफर, एक ही स्थान पर पढ़ाते रहे थे। खिड़की के बगल में उनका बगीचा हुआ करता था, उनके सामने उनकी कक्षा हुआ करती थी, कक्षा में डेस्क बेंच लगी थी। वह डेस्क बेंच चिकनी हो गई थी क्योंकि बच्चे 40 साल से उसी पर बैठते थे, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं था। बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे अब वे बड़े हो गए थे। होप वाइन नामक लता, जिसको कि यमहमेल खुद बगीचे में लगाए थे, वह खिड़की पकड़ करके छत पर पहुंच गई थी। सोचो जरा, 40 साल से इन सारी चीजों का आनंद ले रहे थे, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए बेचारू यमहमेल को कितना कष्ट हुआ होगा, जरा कल्पना करके देखो। उसी समय यमहमेल ने महसूस किया कि वो छत पर यमहमेल ने छत पर अपने बहन के पैरों से निकली हुई आवाज को क्या क्या पश्चात को सुना, क्योंकि उनकी बहन कक्षा के ऊपर वाली छत पर सारे सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन स्कूल छोड़ना था। अरे उन्हें अगले दिन वह शहर छोड़ना था। अब सुना, अरे जब अध्यापक नहीं तो वहां जाओ। पूरी बात सुनो। यानी कि इस सच्चाई को जानने के बावजूद कि कल से यहां पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यमहमेल कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी से पाठ सुन रहे थे, हर पाठ पढ़ा रहे थे, हर पाठ लिखवा रहे थे। एक एक चीज, यानी कि सच्चाई को जानने के बावजूद यमहमेल अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल सत्यनिष्ठ, यानी कि यमहमेल ड्यूटियस, राइटियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, वर्दी, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। एक अध्यापक के जितने आदर्श गुण हो सकते हैं, सारे गुण किसके अंदर थे? यमहमेल के अंदर। पूरी बात सुनो। बहुत अच्छे ढंग से वे बच्चों को वहां पढ़ा रहे थे। तो यमहमेल, पूरी बात सुनो। इसके बाद यमहमेल ने कक्षा में विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इतिहास का पाठ पढ़ाया। इसके बाद फिर कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी फिर वही अपना अल्फाबेट दोहराने लगे, अपने कान के ऊपर हाथ रख करके जोर जोर से बा बी बू बू, मतलब इसका मतलब कक्का किक्की कुकू के को, जैसे हम लोग अपने यहाँ हिंदी में नहीं होता है, उसी ढंग से वहां बी बा बू बा करने लगे, फ्रेंच भाषा। इतने में जो आपको याद होगा, बूढ़ा किसान जो अपने साथ किताब ले आया था, सबसे पहले उसने अपना भारी भरकम चश्मा पहना, अपने हाथ में किताब को लेकर के उन बच्चों के साथ वह भी बीबा बुमा करने लगा, मतलब
चच्चा चिच्ची चुच्चू चेचे चोचो चंचा काका किक्की कुकू के कोको कंका करने लगाओगे। पूरी बात सुनो। जिस समय वह उच्चारण कर रहा था उस समय बहुत भावुक हो गया था। कौन? वह बूढ़ा किसान रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, भा 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 कर रहा था, लेकिन बच्चों की लय में लय मिला रहा था। उस बूढ़े आदमी के क्रियाकलाप को देखकर कक्षा के सारे बच्चे हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। अब पूछो कि हंसना क्यों चाहते थे? उस बूढ़े आदमी के क्रियाकलाप को देखकर कक्षा में बैठे हुए बच्चे हंसना चाहते थे, रोना इसलिए चाहते थे कि वे सभी लोग क्या बन गए थे? गुलाम बन गए थे। लेखक कहता है कि मुझे वह पाठ, वह अंतिम पाठ खूब अच्छे ढंग से क्या है याद। पूरी बात समझ? इतने में चर्च की घंटी ने 12 बजाए। जैसे ही चर्च की घंटी ने 12 बजाए कक्षा में प्रार्थना शुरू हो गई। क्यों? आपका अगर स्कूल अच्छा होगा तो जब स्कूल पहुंचते होगे तब प्रार्थना होती होगी, और जब स्कूल छूटता है उसके ठीक पहले प्रार्थना होती होगी। तो 12 बजा, चर्च की घंटी ने 12 बजाए, कक्षा में प्रार्थना शुरू हो गई। जिधर प्रार्थना हो रही कक्षा में, उधर आरा मिल के पीछे खुले हुए मैदान में जो प्रूसियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे वह आकर के उसी स्कूल की गली से होकर के निकले। जिस समय वह स्कूल के बगल वाली गली से होकर के निकल रहे थे, वह अपने तुरही, ताशा, नगाड़ा सब बजाते हुए जा रहे थे। उस नगाड़े की आवाज खिड़की के माध्यम से कक्षा के अंदर आ रही थी। उस नगाड़े की आवाज को सुनकर यमहमद उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। वह पूरी लंबाई से खड़े हो गए। लेखक कहता है कि इतना लंबा मैंने अपने गुरुजी कभी देखा नहीं था। जोश में आ गए। वह कुछ कहना चाहते, कक्षा में बैठे हुए लोगों को संबोधित करके वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भावुक हो गए, उनका गला रुध गया, वह कुछ कह नहीं सके। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक चाक का टुकड़ा लिया और वहां गए जहां ब्लैक बोर्ड था, और पूरी ताकत से जितनी लंबाई से वे लिख सकते थे उतनी लंबाई से ब्लैक बोर्ड पर लिखे, बी वेल ऑफ फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी भव, फ्रांस दीर्घायु हो। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। न वे दीवार पर, कक्षा की दीवार पर अपने सर को टिकाकर, कक्षा की दीवार पर अपने सर को टिकाकर बिना कोई शब्द कहे हुए हाथ से इशारा किए कि बच्चों इशारा के घर जाओ, कक्षा क्या हो गई? समाप्त हो गई। इशारा क्या? कुछ कहा नहीं। इस प्रकार से इस पाठ से आपको क्या सीख मिली बेटा? कि अपनी भाषा को प्राथमिकता देना। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। समस्त विकास का सूत्र जो है क्या होता है? अपनी भाषा होती है। दूसरी चीज, दूसरा पाठ क्या सीखा बेटा? दूसरा पाठ आपने सीखा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, भोर करोगे कब। 2 पाठ। तीसरा कि अगर किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं तो उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। अगर वह ऐसा करते हैं, जैसे भारत में हुआ, अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके पास स्वतंत्रता की ताली की क्या होती है? चाबी होती है। तो कोई भी पाठ आप पढ़ें तो उसमें क्या आपको सीख मिली, इसको अवश्य सोचना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।